वेलकम क्लास। आज हम सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में स्टडी करेंगे और इस लेक्चर के बाद में मैं आपको एक सेपरेट एक और बहुत छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो है, वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूँगा, जिससे कि आप इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपके सिलेबस में जो सेल सिग्नलिंग है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ उसको हम थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। देन टाइप्स ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स, सेकेंड मैसेंजर्स के कौन कौन से टाइप्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एक आपका साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और कैलमोडुलिन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। और एक है आपका IP3 और एक है आपका DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। DAG, IP3, साइक्लिक एएमपी और कैलमोडुलिन या कैल्शियम जिसे हम कहते हैं। इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। देन यहाँ हम केवल साइक्लिक एएमपी के रोल के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। व्हाट आर द वेरियस हार्मोन्स एक्टिंग थ्रू साइक्लिक एएमपी एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी, हाउ साइक्लिक एएमपी एक्ट्स, and then effect of cyclic AMP. So let us start. इसका एक थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो अर्ल विल्बर सदरलैंड जूनियर ने 1971 में फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है वो इनको मिला था। इन्होंने क्या बताया था कि जो एपिनेफ्रिन है वो लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज किस तरह से जनरेट होता है और इसमें साइक्लिक एएमपी का क्या रोल होता है, इसके ऊपर 1971 का फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन का अवार्ड जो है वो इनको मिला था। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। व्हाट इज साइक्लिक एएमपी? सो साइक्लिक एएमपी इज ए साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड। साइक्लिक आप जानते हैं कि जहां पर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन मिल करके एक बॉन्ड बना करके और वो एक वो चेन जो है वो बना देते हैं, तो आपका ये कहलाएगा साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। तो एएमपी क्या है? पहली चीज आपने एटीपी पढ़ा हुआ है, एडीपी पढ़ा हुआ है और एएमपी पढ़ा हुआ है। एएमपी के बारे में स्ट्रक्चर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री में, जो आपका सेकेंड पेपर था उसमें आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर जो था बायोकेमिस्ट्री का, वहां पर शायद आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जब इसके साथ में एक फॉस्फेट और जाके जुड़ जाएगा तो ये एडीपी बन जाएगा, फिर एक और जुड़ जाएगा तो आपका ये एटीपी बन जाता है। तो केमिकली वी कैन से दैट एएमपी इज 3,5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इट इज ए 3-5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप वहाँ पढ़ चुके हैं, हम केवल इसका जो मैकेनिज्म है किस प्रकार का है, ये क्या करता है, यही हम यहाँ पर डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। अब ये बनता किस प्रकार से है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन टिश्यू फ्रॉम एटीपी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडिनल साइक्लेज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ओके, कि ये एटीपी से बनता है, एंजाइम जो होगा आपका एडिनल साइक्लेज और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। इट विल डिग्रेडेड इनटू 5' AMP बाय फॉस्फोडाइएस्टरेज, जिसको कि 5' AMP के रूप में 5' AMP जो है उसके फॉर्म में डिग्रेड कर दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टरेज के द्वारा, और ये आपका एक सेकंड मैसेंजर है। सेल सिग्नलिंग में बता रहा था मैं आपको कि सेकंड मैसेंजर एक्चुअली होते क्या है, कि सेल पर जो भी मैसेज लेकर के आया है आपका मैसेंजर, वो आपका फर्स्ट मैसेंजर हो गया। वो फर्स्ट मैसेंजर जरूरी नहीं कि आपकी सेल के अंदर एंटर करे, वो अपना मैसेज जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू कन्वे कर सकता है, और वो जो दूसरा मॉलिक्यूल उसको कैरी करके ले जा रहा है वो आपका सेकंड मैसेंजर होगा। सो हियर साइक्लिक एएमपी ये आपका एक सेकंड मैसेंजर है। ओके, सेल सिग्नलिंग हम पढ़ चुके हैं पिछली बार में, लास्ट चैप्टर हमने सेल सिग्नलिंग का ही पढ़ा था। एक बार आप इसको वापस देख लीजिए यहाँ पर, कि हमने ये कहा था कि कोई सिग्नल जो है वो आता है और ये रिसेप्टर के साथ में अटैच हो जाता है। ये इसका फर्स्ट फेज होगी रिसेप्शन का, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसके ऊपर है।
रिसेप्टर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर हमने जो बताया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है इसका। देन दिस रिसेप्टर विल रिले मॉलिक्यूल इन ए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये आपका ट्रांसडक्शन हो गया। ए सीरीज ऑफ सिग्नलिंग इवेंट्स दैट मीडिएट द रेस्पॉन्स टू ईच स्टिमुलस, कि एक सीरीज है ये पूरी सिग्नलिंग की, जो कि एक से दूसरे तक इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर पहुंचाई जाती है, ये आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन कहलाता है। देन व्हाट इज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो क्या होगा, आपका रेस्पॉन्स होगा। सो अल्टीमेटली जो मैसेज आया है आपके पास में यहाँ पर, दैट मैसेज विल जनरेट ए सेलुलर रेस्पॉन्स। सो यहाँ पर एक सेलुलर रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होगा, एंड स्पेसिफिक एम्पलीफाइड रेगुलेटेड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है, कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स जो है वो आपका यहाँ पर होगा, कि ये जो रेस्पॉन्स है आपका स्पेसिफिक होगा, एम्पलीफाइड होगा और रेगुलेटेड होगा और कोऑर्डिनेटेड ये रेस्पॉन्स जो है वो होता है। ये चर्चा हम सेल सिग्नलिंग वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका रिसेप्टर है, और ये इसके साथ में जो मैसेंजर जो आया है आपका फर्स्ट मैसेंजर, ये लिगेंड है। एक रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा, आपका सिग्नल का ट्रांसडक्शन होगा। सो दिस इज इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स, कि सिग्नल जो है वो मैसेज जो लेकर के आया है, वो मैसेज डिफरेंट प्रोटीन्स से होता हुआ निकलेगा, और ये आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाएगा। अब इसके कुछ टारगेट प्रोटीन्स होंगे। तो टारगेट प्रोटीन जो है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट अगर आप देखें कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है अगर वो, तो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करेगा। जैसे आपका आयन का ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर। देन मेटाबॉलिक एंजाइम, अगर इसका टारगेट जो है वो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, देन इट विल अल्टर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंड इफ द टारगेट इज जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, देन जीन एक्सप्रेशन विल बी अल्टर्ड, कि उसकी वजह से जीन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर जो टारगेट है वो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, देन इट विल अल्टर सेल शेप और मूवमेंट ऑफ द सेल। और अगर इसका टारगेट सेल साइकिल प्रोटीन है, देन इट विल अल्टर सेल ग्रोथ और अफेक्ट द डिवीजन ऑफ द सेल। तो ये डिपेंड करता है कि मैसेज की नेचर जो है वो क्या है, और मैसेंजर की नेचर आपकी क्या है, और वो किस टाइप का रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट वहां पर करता है। ओके, तो जैसा मैंने बताया था आपको कि देर आर वेरियस सेकेंड मैसेंजर्स। In this chapter, we will discuss only cyclic AMP pathway, then GMP pathway, guanosine monophosphate pathway, then IP3 and DAG pathway, इनके बारे में बताया था मैंने आपको। और एक हो गया आपका कैल्शियम है सेकेंड मैसेंजर्स, एंड सेकेंड इकोसेनॉइड्स, लास्ट वन इज इकोसेनॉइड्स। तो ये सब चीजें हमारे पास में हैं, और इनसे हम देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली हम इस क्लास में हम मेनली साइक्लिक एएमपी के रोल के बारे में बात करेंगे। बीच में और भी थोड़ी बहुत जो चर्चा है वो हम इसके ऊपर करेंगे, और इनके बारे में भी हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड मैसेंजर? द फर्स्ट वन इज लो अमाउंट इन रेस्टिंग स्टेट, कि जो सेकंड मैसेंजर है व्हेन दे आर इन रेस्टिंग स्टेट, उनका एक लो अमाउंट जो है वो वहां पर प्रेजेंट होगा। सेकंड, देयर सिंथेसिस इज रेगुलेटेड। लाइकवाइज द थर्ड वन इज रेगुलेटेड डिस्ट्रक्शन, कि जब उनकी जरूरत होगी, कोई मैसेज जो है वो कन्वे करना है, तभी उनका सिंथेसिस होगा, और जब उनका फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है तो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और ये किस तरह से रेस्पॉन्स जनरेट कराएंगे कि सेकेंडरी या सेकेंड मैसेंजर्स एक्ट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। ये देखिए यहाँ पर
कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रोटीन हो सकती है, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकती है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन हो सकती है, या सेल साइकिल प्रोटीन हो सकती है। तो इन प्रोटीन के थ्रू सेकेंड मैसेंजर जो है वो आपका एक्ट करता है, यानी रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाता है। अब इसके रेस्पॉन्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो एक्टिवेट एडेनिल साइक्लेज, एंड सेकेंड विच इनहिबिट एडेनिल साइक्लेज। तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं? द फर्स्ट वन इज एपिनेफ्रिन, बीटा 1 एंड बीटा 2, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन, CRH, ACTH, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH आप जानते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये आपको कुछ नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। लाइकवाइज LH, FSH, LPH, PTH, कैल्सिटोनिन, AVP और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे। और ये हार्मोन क्या करेंगे? ये आपका फर्स्ट मैसेंजर है जो कि एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। और एक कैटेगरी और है आपका जो कि इनहिबिटरी होते हैं। ये है सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन, एसिटाइलकोलिन M2, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड एपिनेफ्रिन अल्फा 2। अब देखिए यहाँ पर एपिनेफ्रिन बीटा 1 और बीटा 2, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि एपिनेफ्रिन बीटा 1 और बीटा 2 जो हैं वो एक्टिवेट करते हैं एडिनिल साइक्लेज को, जबकि इसकी जो अल्फा 2 टाइप है ये आपका इसको इनहिबिट करता है। ओके, नाउ इनका जो रिसेप्टर है उनकी हम अगर हम बात करें तो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर ये हैं। ये देखिए आप यहाँ पर इसका, ये आपका ECF है और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका रिसेप्टर है। अब इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पर कि ये साइटो कुछ पार्ट इसका जो है वो साइटोसोल के अंदर निकला रहेगा, कुछ पार्ट जो है वो बाहर निकला रहेगा। यानी कि ये आपकी किस टाइप की प्रोटीन होगी? रूट मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग दो तरह की प्रोटीन देखी थी हमने वहाँ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो ये एक्सट्रिंसिक टाइप की प्रोटीन हो गई विच ट्रेवर्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो इस पूरी मेम्ब्रेन अगर हम हमें पूरी प्रोटीन को देखें तो एक तरफ आपका NH3 ग्रुप और दूसरी तरफ COO ग्रुप, COH कह सकते हैं हम इसको, NH2 एंड COH, जो अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंकेज जो है वो बनती है। सो हियर दिस इज द मैसेंजर बाइंडिंग साइट, जहां पर कि फर्स्ट मैसेंजर जो है वो आकर के जुड़ता है। और हमने स्लाइड में बताया था आपको कि वो रिसेप्टर और लिगेंड का फॉर्मेशन होगा। इसमें ये जो पार्ट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज द पार्ट और द सेगमेंट दैट इंटरेक्ट विथ जी प्रोटीन। ओके, सो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन अब जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट किस तरह से होती है, तो इसको हमने 6 स्टेप्स में यहाँ पर डिवाइड किया है। देखिए फर्स्ट वन जो मैं आपको बता रहा था कि ये बीच वाला जो भाग है आपका, ये द फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप द लिगेंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर। देखिए यहाँ पर ये लिगेंड जो है वो रिसेप्टर पे आकर के और बाइंड हुआ है। ये स्ट्रक्चर देखिए अब यहाँ पर ये वाला, और हमने कहा था कि दिस इज मैसेंजर बाइंडिंग साइट, और यहाँ पर आपका ये रिसेप्टर आकर के और जुड़ा है। ठीक, अब इस टाइम पर आप देखते हैं कि जो जी प्रोटीन है उसकी अल्फा, बीटा और गामा ये 3 सब यूनिट्स हैं। ये तीनों सब यूनिट जो हैं वो इंटेक्ट हैं, और जीडीपी जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर के और जीटीपी में जुड़ रही है, यानी कि इसका फास्फोरिलेशन यहाँ पर हो रहा है। और जी अल्फा रिलीज जीडीपी एंड बाइंड्स जीटीपी, कि जो जी अल्फा पर जो जीडीपी जो जुड़ा हुआ रहता है उसकी जगह पर ये जीटीपी बन जाता है। और ये अब एक्टिवेट हो गई है, यानी ये आपका जी प्रोटीन का एक्टिवेटेड फॉर्म है। दिस इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन सेकंड स्टेप? ये तो फर्स्ट स्टेप में आपका बाइंडिंग हो गया। सेकंड स्टेप में आपका क्या हो गया? एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। कैसे होगा ये? जीडीपी की जगह पर आपका अल्फा यूनिट के साथ में जीटीपी जुड़ जाएगा। और जब
GTP इसके साथ में जुड़ता है, then alpha unit will separate from beta and gamma unit. In second step, these subunit separates. तो बीटा और गामा यूनिट से आपका अल्फा with GTP will separate. Now, in third step, fourth step, first step binding, second activation of G protein through GTP, and third separation of alpha unit from G protein. Now in fourth step, G protein subunits activate or inhibit target protein. How? Through adenyl cyclase. मैंने आपको बताया था वहां पर कि दो तरह के लास्ट जो स्लाइड बताई थी, इनिबिटरी और ये इनिबिटरी हो गया और ये एक्टिवेट करने वाले हो गए, जो कि एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मैसेंजर, it will determine whether it will induce adenyl cyclase or inhibit, activate or inhibit. So G protein subunit activate or inhibit target proteins, that is adenyl cyclase here. Now in fifth step, the G alpha subunit hydrolyzes its bound GTP to GDP and now alpha unit becomes inactive. देखिए शुरुआत में भी हमने कहा था कि अल्फा यूनिट के साथ में जीडीपी जुड़ा हुआ होता है, और जब इसका फास्फोरिलेशन होता है तो एक फास्फेट और आकर के जुड़ेगा जीडीपी के साथ में, जीटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा और अब ये एक्टिव हो गया है. और उसके बाद में जब इसका फंक्शन पूरा हो गया है कि इसको एक्टिवेट करना है या इनिबिट करना है, उसके बाद इसका फंक्शन खत्म हो गया. तो मैंने आपको लास्ट जो स्लाइड्स में बताया था, पिछली स्लाइड्स में, कि अब इसका फंक्शन जब पूरा हो जाता है तो अब इसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर आना है. तो जीटीपी जो था वहां पर उसका हाइड्रोलिसिस होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उससे अलग निकल जाएगा और अब ये जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो ये वापस आपका this subunit, alpha subunit, in last step recombine to form inactive G protein, यानी ये अपनी पहले वाली पुरानी वाली स्टेज के अंदर आ जाता है. तो इस तरह से इसका एक्टिवेशन जो है वो होता है. ओके, नाउ अब G प्रोटीन जो है वो एडेनिल साइक्लेज को किस तरह से एक्टिवेट करती है या इनिबिट करती है, इसके बारे में हमने आपको पहले डिटेल में बताया है. एक बार और आप इसको देख लीजिए यहाँ पर कि सपोज द हार्मोन इज स्टिमुलेटरी, देन व्हाट हैपन कि स्टिमुलस जो है वो आकर के और आपका रिसेप्टर के ऊपर जुड़ेगा एंड दिस रिसेप्टर फॉर स्टिमुलेटरी हार्मोन, ये वापस आपका जी प्रोटीन है और ये जीडीपी है यहाँ पर. ये क्या इनएक्टिव फॉर्म में है. ओके, नाउ दिस इज स्टिमुलेटरी लिगेंड, एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन और एसीटीएच में भी ये एक्टिवेशन करेगा एंजाइम्स का, यानी आपकी जो अल्फा सब यूनिट है आपकी, वो अल्फा सब यूनिट जो है वो सेपरेट होगी यहाँ से और आपका स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एडिनिल साइक्लेज को इंड्यूस करेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, स्टिमुलेटरी हार्मोन है. तो ये इसको एडिनिल साइक्लेज के थ्रू प्रोटीन में चेंजेस जो है वो करवाएगा. लेकिन सपोज अगर इनिबिटरी लिजेंड है, फॉर एग्जांपल पीजीई और एडिनोसिन, तो ये क्या करेगा, यहां जब आकर के जुड़ेगा तो ये इसको इनिबिट करेगा. रिसेप्टर फॉर इनिबिटरी हार्मोन, दिस इज जी प्रोटीन, द अल्फा सब यूनिट, द बीटा सब यूनिट, दिस वन एंड गामा सब यूनिट, और ये जीडीपी है. तो वापस आपका अल्फा सब यूनिट जो है वो यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और अल्फा सब यूनिट जो है वो आपका एडिनिल साइक्लेज को इनिबिट करने का काम वहां पर करेगा. तो जी प्रोटीन जो है वो एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है इन बोथ केसेज. जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, ये बताया था मैंने आपको कि ये इससे कोई फंक्शन आपको करवाना है तो वो इनिबिटरी फंक्शन हो सकता है या आपका
स्टिमुलेटरी हो सकता है, एक्टिवेट करने वाला हो सकता है। ओके, सो नाउ वी कम टू साइक्लिक एएमपी कि साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सो दिस इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन ये आपका शुगर, और यहाँ पर आपका ये फॉस्फेट। ओके, अब जो एडिनिल साइक्लेज है, इफ एडिनिल साइक्लेज गॉट एक्टिवेटेड बाय स्टिमुलेटरी हार्मोन, देन एडिनिल साइक्लेज ये क्या करेगा, एक आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ये इससे दो इनऑर्गेनिक ये वाला और ये वाला है ना, इन दोनों को इसने यहाँ से निकाल दिया है, और अब आपका एक रिंग फॉर्म एटीपी जो है वो बन जाएगा, जिसको कि हम कह रहे हैं साइक्लिक एएमपी। इसका जब फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम जो है उसका हाइड्रोलिसिस जब ये करता है, तब आपका ये एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो बनता है। यानी इसका जब हाइड्रोलिसिस हुआ है आपका फॉस्फोडाइएस्टरेज के थ्रू, तो आपका साइक्लिक एएमपी अगेन कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की यहाँ पर ये साइकिल नहीं पूरी कंप्लीट इसकी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ओके, नाउ हमने ये कहा था कि साइक्लिक एएमपी जो है वो क्या करेगा आपका, अब ये इस मैसेज को आगे की ओर कन्वे करेगा। तो ये क्या करेगा कि आपका जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने का काम इसके थ्रू होता है। सो दिस इज protein kinase A in inactive form, where these two are regulatory subunits and these two are inactive catalytic subunits. Cyclic AMP will convert this into activated form, where active catalytic subunit will exposed। ये देखिए अब यहाँ पर कि ये इसमें अभी ये इसके साथ में लगी हुई हैं, और इनकी जो रेगुलेटरी सब यूनिट है उसके साथ में जाकर के साइक्लिक एएमपी जो है वो अटैच हो जाएगा। तब आपकी जो कैटालिटिक साइट है वो आपकी एक्सपोज होती है, जिससे आकर के और आपका सबस्ट्रेट जो है वो जुड़ेगा, यानी कि प्रोटीन काइनेज जो है नाउ एक्टिवेटेड। ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लिक एएमपी? This cyclic AMP altered glycogen metabolism by the regulation of the enzyme, and it will also alter the gene transcription, then secretion of hormone estradiol, then ion transport. It will alter the ion transport. HCl secretion in stomach is one of the example. Then water reabsorption by antidiuretic hormone, and caffeine, which is a phosphodiesterase inhibitors, then drug salbutamol and theophylline. These are the effects of cyclic AMP. अब एंजाइम का रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप फास्टिंग पर हैं, तो जो ग्लूकेगोन जो है और एपिनेफ्रिन, मसल में और लीवर में आपका एपिनेफ्रिन काम करेगा, और ग्लूकेगोन जो है वो आपका लीवर में काम करेगा। ये आपका फर्स्ट मैसेंजर हो गया। ये आपकी जी प्रोटीन है अल्फा विद जीडीपी, मीन्स इट इज इनएक्टिव। जब इसका फास्फोराइलेशन होगा यहाँ पर, एक एडिशन ऑफ फास्फेट होगा यहाँ पर, तब जीडीपी विल कन्वर्ट इनटू जीटीपी, और ये आपकी अल्फा सब यूनिट जो है वो एक्टिवेट हो गई है। और इसके बाद में ये एडिनिल साइक्लेज को इंड्यूस करेगी, जिससे एडिनिल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अब साइक्लिक एएमपी जो है प्रोटीन काइनेज जो है उसको एक्टिवेट करने का काम ये करेगा। यहाँ पर प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फास्फोराइलेज काइनेज, फास्फोराइलेजेस काइनेज, फास्फोराइलेजेस बीटा, फास्फोराइलेजेस अल्फा, एंड दिस फास्फोराइलेज अल्फा ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को एक ग्लूकोज जो है उससे निकाल देगा। जो हमने कहा n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन आर देयर, एंड रिजल्ट इज n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन -1, बिकॉज 1 ग्लूकोज फॉस्फेट एक इससे अलग हो जाएगा। ओके,
अब जब इसका फंक्शन पूरा हो गया है, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई है इसके फंक्शन को करने की, देन दिस प्रोटीन काइनेज ए विल कन्वर्ट ग्लाइकोजन सिंथेटेज ए टू ग्लाइकोजन सिंथेज ए टू ग्लाइकोजन सिंथेज बी में, विच इज इनएक्टिव। और अब आपका ये प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नटशेल में हम किस तरह से बता सकते हैं समझने के लिए, कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल्स को एनर्जी की जरूरत है, तो ग्लूकेगॉन जो है वो लीवर में और जो मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वहाँ एपिनेफ्रिन ये काम करता है, और अल्टीमेटली ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा किसको, एंजाइम को, एंजाइम फास्फोराइलेज ए को। तो फास्फोराइलेज काइनेज है, ये फास्फोराइलेज काइनेज फास्फोराइलेज ए बनता है, और ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन से एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो निकालता रहेगा। और जब इसका फंक्शन पूरा हो जाता है, तब आपका जो ग्लाइकोजन सिंथेस ए है, ये ग्लाइकोजन सिंथेस बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अब आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो है वो रुक जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको? ओके, नाउ वी कम टू जीन ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा फंक्शन हमने ये देखा था कि ये जीन ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन भी करता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप इसको पढ़िए एक बार, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। थैंक यू।